हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। और मैं आरती। चलिए आइए आज का वीडियो ले लेते हैं बीपीएससी 134 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ले रहे हैं तो यूनिट 10 ब्लॉक जो है 3 है, शक्ति के उभरते केंद्र। क्योंकि शक्ति जो है इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये शक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसका कोई भी चीज मिस मत करिएगा, ठीक है ना। तो हम वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिखाया था। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट मैं क्या बता दूं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ाया नहीं ना उसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बता सकते हैं ना। तो एक ओल्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आपके लिए प्रश्न जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। मुझे खुद भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए थोड़ा सा अजीब से लग रहा है, क्योंकि ये मैंने इसे अभी तक देखा नहीं अच्छे से। मैंने इसके लेक्चर वीडियो अवेलेबल नहीं करवाए और सिर्फ आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आ रही हूँ जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में थे। तो पता नहीं क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डर सा लग रहा है। लेकिन फिर भी चलिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमने 4 साल के देखे हैं, 2-3 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, फंसने चाहिए, है ना। तो शक्ति के उभरते केंद्र में हम देख लेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की अवधारणा, पावर, और शक्ति के प्रकार कठोर और नरम, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर ध्रुवी देख लेंगे, दो ध्रुवी जरूर पूछा गया था, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे शुरू कर देते। शक्ति क्या है वो हम ऊपर देख के आ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, राइट। अब यहाँ पर यानी जो शक्ति के प्रकृति को होता है 2 भागों में बांटा गया है, कठोर और नरम शक्तियों में, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की अवधारणा क्या है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की अवधारणा क्या है, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है ना। यानी शक्ति के लिए संघर्ष, और हर एक जो देश है वो शक्ति के लिए ही संघर्ष कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक देश जो है पावरफुल बनना चाहता है, सैन्य बनना चाहता है, सैन्य शक्ति संपन्न देश बनना चाहता है, ठीक है। और कहते हैं कि हर देश शक्ति हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ संबंधों को बनाने में लगे हुए हैं। शक्ति भी हमें मिल जाए, हम पावरफुल भी हो जाएं, हमारे पास जितने न्यूक्लियर्स हैं, परमाणु हैं, वो भी हो जाएं, लेकिन दूसरे देश के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं, संबंध है, वो भी नॉर्मल बने रहे। हाँ, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि आप शक्ति संपन्न है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप उसका यूज तो करेंगे। वही हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में। तो शक्ति की आकांक्षा अन्य देशों के साथ संबंधों और अंतरराष्ट्रीय मामलों में भाग लेने के लिए देशों की इच्छा के पीछे की प्रेरणा है। हालांकि सभी देश एक दूसरे के साथ एक ही मकसद के साथ लगे हुए हैं कि शक्ति की राजनीति और शक्ति के लिए संघर्ष एक अपरिहार्य घटना है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो दो ध्रुवी व्यवस्था है सबसे स्थिर विश्व व्यवस्था है, दो ध्रुवी। क्योंकि शक्ति दो प्रमुख नेतृत्वों के मध्य उनके अनुचरों के बीच विभाजित है, ठीक है। और दो ध्रुवी संरचना व्यक्तिगत राज्यों की विदेशी नीतियों को निर्धारित करती है। दो ध्रुवी यानी दो ध्रुव, दो देश जहाँ पे होते हैं, जनरली ये गुट में बटे हुए देश होते हैं, जैसे एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अटलांटिक हो गया, नाटो बना लिया तो उसमें उस तरह के उस सब उसी एशियान हो गया, है ना। इस तरह के जो गुट होते हैं तो दो ध्रुवी गुटों में आ जाते हैं। और यहाँ पर विदेश नीतियां हुआ करती हैं, और ये इसमें किया जाता है कि अगर हमारे इन जो इस गुट में लोग शामिल हैं उनमें से किसी कोई दूसरा देश यदि आक्रमण करता है दूसरे ध्रुव का, दूसरे उसका, तो हम सब साथ देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार की वैश्विक राजनीति है, ठीक है ना। नहीं, विश्व की राजनीति से कह देते हैं। विश्व स्तर पर जब होती है जो राजनीति, वो वैश्विक राजनीति हो जाती है, क्योंकि राजनीति जनरली एक देश के अंदर होती है, जब देश के बाहर दूसरे देश से होने लगे तो वैश्विक है। तो यहाँ व्यक्तिगत राष्ट्रीय हित शक्ति गुटों के हितों के अभिन्न अंग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो व्यक्तिगत राष्ट्रीय हित होता है, जो राष्ट्र का भलाई, राष्ट्र की अच्छाई व्यक्तिगत होती है, वो अब शक्ति गुटों में बट जाता है। और बाल्टर्स ने शीत युद्ध की द्विध्रुवी को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता और पूर्वानुमान के स्रोत के रूप में पाया है। किससे जो शक्ति है, पावर है, वो क्या होगा, थोड़ा स्थिर रहेगा जब ध्रुव आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि राज्य जो होते हैं, देश जो होते हैं, वो अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए संरचनाएं करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। और जैसे जैसे समय के साथ राज्यों के हित बदलते हैं, राज्यों को लाभ का अधिक अनुकूल वितरण प्राप्त करने के लिए व्यवस्था को बदलना पड़ता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य को बदलने के लिए राज्यों की क्षमता, राज्यों की सैन्य, आर्थिक और तकनीकी क्षमताओं पर निर्भर है, और राज्यों के हितों में बदलाव घरेलू प्राथमिकताओं में परिवर्तन के अनुसार होते हैं, जो बदले में घरेलू राजनीतिक परिवर्तनों के कारण होते हैं। मतलब यहाँ पे है कि हर एक राज्य जो होता है अपने हित को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, पावरफुल होने की कोशिश करता है, ठीक है। और जैसे जैसे राज्य के हित, राज्य की जो अच्छाइयां होती हैं, राज्य के लिए जो, देश के लिए जो अच्छा होता है, अगर वो बदलने लगता है तो यहाँ पे राज्य अपने लाभ को पाने के लिए क्या करता है, व्यवस्था को ही बदल देता है, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बदलने के लिए राज्यों की जो क्षमता होती है वो राज्यों की सैन्य होती है,
अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में आप बदलाव चाहते हैं किसी चीज के लिए, तो आपके पास सैन्य क्षमता होनी चाहिए, जो इस वक्त रूस के पास है। आर्थिक संसाधन भी होने चाहिए आपके पास, आप यानी आत्मनिर्भर ना हो दूसरों के साथ, दूसरों के ऊपर, ठीक है ना, सेल्फ डिपेंड हो, स्वयं के ऊपर आप उगा सको और खा सको, और तकनीकी दक्षताओं पर निर्भर करती है, ठीक है ना, यानी कि टेक्नोलॉजी जो होता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा इसमें कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की अवधारणा क्या है, शक्ति का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर क्या हमें देखना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे जनरली लोगों की डिफिनेशन दी हुई है। शक्ति के प्रकार देख लेते हैं, कठोर और नरम, जो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। शक्ति के दो प्रकार है, एक कठोर है और दूसरा क्या है, दूसरा नरम है, ठीक है। तो शक्ति के प्रकार कठोर और नरम देख लेते हैं, ठीक है ना। कठोर भी शक्ति होती है और नरम भी शक्ति होती है। तो जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात यहाँ पे होती है, तो शक्ति को अनेक प्रकारों में बांटा जाता है, ठीक है। और ये प्रकार जो होते हैं अन्य राज्यों की नीतियों और कार्यों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। यानी कि अन्य जो नीतियां होती हैं राज्य की, जो कार्य होते हैं उनको प्रभावित करने के लिए ही इनका उपयोग किया जाता है, किनका, शक्तियों को। तो कुछ राज्य निश्चित मात्रा में शक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ राज्य अन्य राज्यों के आचरण को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, मतलब ज्यादा शक्ति प्राप्त करते हैं। कुछ राज्य निश्चित मात्रा में, कम मात्रा में शक्ति प्राप्त करते हैं, और कुछ राज्य जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, शक्ति के मामले में बहुत ज्यादा शक्तियां प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो मूल रूप से दो प्रकार की शक्ति होती है, एक कठोर और दूसरी नरम, जो महान शक्तियों द्वारा अन्य राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए उपयोग की जाती है। तो जो महान राज्य का मतलब क्या होता है, महान शक्तियों द्वारा अन्य राज्य के व्यवहार को, जो पावरफुल बिल्कुल देश होते हैं, अमेरिका है, जापान है और रूस है, ये देश ऐसे हैं, चीन है, जो बिल्कुल शक्ति सैन्य से संपन्न, लेंस देश जिसे हम बोलते हैं ना कि इससे संपन्न है, उन देशों को प्रभावित करने के लिए यहाँ पे उपयोग की जाती है कठोर और नरम, ठीक है। तो कठोर और कठोर शक्ति क्या है और नरम शक्ति क्या है, तो इस पे चलिए देख लेते हैं। तो पहले कठोर शक्ति देख लेते हैं कि कठोर शक्ति आखिर है क्या। तो कठोर शक्ति सैन्य और आर्थिक साधनों के उपयोग या उपयोग के खतरे के साथ अन्य राज्यों के व्यवहार और कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता है। मतलब जो कठोर शक्ति होती है वो सैन्य प्रशासन, जो सैन्य यानी सेना होती है, क्योंकि सैन्य यहाँ पे यूज किया जाता है कि यहाँ पे सेना कितने प्रकार होते हैं, तीन होते हैं, जल थल वायु, तो तीनों को लिया जाता है। जब तीनों आ जाते हैं तो सैन्य हो जाता है। तो जो सैन्य होता है और जो आर्थिक साधन होते हैं, हमने बार बार कहा आर्थिक साधन में क्या क्या चीजें आती हैं, आर्थिक साधन में सभी चीजें आती, खासतौर पे जो सकेलू घरेल उत्पाद होता है, सकल घरेल उत्पाद होता है, व्यापार जो होते हैं, बिजनेस वगैरह जो होते हैं, खान पीन के फसल, कृषि, सब चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो इनको प्रभावित करने की क्षमता जो रखते हैं, ठीक है ना। सॉरी, आर्थिक साधनों के उपयोग या उपयोग के खतरे के साथ अन्य राज्यों के व्यवहार कार्यों को, यानी कि जो सैन्य और आर्थिक साधन होते हैं तो इनका उपयोग किया जाए, या उपयोग के साथ यदि कुछ खतरा होता है और दूसरे राज्य के व्यवहार के काम को भी यदि प्रभावित करता है तो कठोर शक्ति कहलाता है। अब इसको थोड़ा और आगे विस्तार में समझ लेते हैं कि कठोर शक्ति के उपयोग के परिणाम अक्सर तत्काल होते हैं या बहुत कम समय में इनका प्रभाव देखा जाता है। एक राज्य की कठोर शक्ति के रूप में उभरने के लिए सैन्य विकास के साथ आर्थिक विकास की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप कठोर शक्ति पढ़ेंगे तो कठोर शक्ति के यानी आपको कठोर शक्ति वाला देश बनना है तो सैन्य के विकास के साथ साथ में, यानी सैनिक चीजों से तो आप बिल्कुल परिपूर्ण नहीं है, साथ में आर्थिक विकास भी आपके देश में मौजूद हो, दूसरे देश के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना हो, ना होना पड़े, ठीक है। तो आर्थिक विकास भी आपके पास हो, और इसके लिए बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, सैन्य तकनीकी और नवीनीकरण क्षेत्रों में भारी निवेश और स्थिर जीडीपी यानी जो विकास दर, सकल घरेलू विकास दर होता है, इसकी आवश्यकता होती है। तो एक कठोर शक्ति प्रभावी ढंग से अपने स्वयं के राष्ट्रीय हित के लिए इन क्षेत्रों में विकास का उपयोग करती है, ठीक है ना। हार्ड पावर का उपयोग, कठोर यानी हार्ड पावर, ठीक है, कठोर शक्ति अर्थव्यवस्था और अन्य दोनों मोर्चों पर जोखिम के साथ होता है, और एक राज्य जो कठोर शक्ति होने की आकांक्षा रखता है को इन जोखिम को वहन करना पड़ता है। और इसका एक उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। 1991-2003 में इराक में इसके हस्तक्षेप और आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध को कठोर शक्ति क्षमता के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। यानी इतना ज्यादा वो मजबूत शक्ति, जिसके कठोर का मतलब आप मजबूत समझ सकते हैं यहाँ पे, कितनी ज्यादा मजबूत शक्ति वो थी कि उसने अफगानिस्तान और इराक में अपनी सेना को भेज करके वहां पे
आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई की थी, ठीक है ना। तो अमेरिकी अफगानिस्तान में एक निश्चित सैन्य राजनीतिक जीत के बिना अपने सबसे लंबे युद्ध में लगा रहा। जीत तो नहीं हुई, अब तालिबान का शासक वहां पे हो गया, लेकिन तब भी वो लगा रहा। तो जापान और जर्मनी जैसे कुछ देशों को आर्थिक शक्तियां कहा जा सकता है, लेकिन ये कठोर शक्तियां नहीं है, क्योंकि उनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका से अन्य राज्यों को प्रभावित करने वाली सैन्य क्षमता की पहुंच कम है। तो कठोर शक्ति का मतलब क्या होता है? जिस राज्य के पास अन्य राज्य को प्रभावित करने के लिए सैन्य क्षमता ज्यादा हो, यानी या ऐसा राज्य, ऐसा देश, क्योंकि इसमें राज्य ही लिखा है, तो ऐसा राज्य जिसके पास सैन्य क्षमता इतनी ज्यादा हो कि वो दूसरे देश को भी प्रभावित कर सकता है उस सैन्य क्षमता के अनुसार, सैन्य क्षमता के हिसाब से, तो वो कठोर शक्तियां कहलाती हैं। जैसा कि यहाँ पे अमेरिका का एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया कि उसने अपनी सेना दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों के घर के अंदर घुसेड़ दी और वो देश कुछ ना कर सका। ये होता है कठोर शक्ति, ठीक है, समझ में आया। नरम शक्ति देख लेते हैं, ठीक है ना। सॉफ्ट पावर का क्या अर्थ है? तो नरम शक्ति यानी सॉफ्ट पावर, ठीक है। देखिए, हार्ड शक्ति के यानी कठोर शक्ति के जस्ट अपोजिट होता है, जो जबरदस्ती तरीकों पर निर्भर होता है। यानी पावर संस्कृति, फिल्मों, मूल्यों, नैतिक, सामाजिक, भाषाई, ऐतिहासिक और मानवीय संबंधों के उपयोग के साथ अन्य राज्यों को प्रभावित कर सकती है, ठीक है ना। और अन्य राज्यों की विदेश नीतियों को प्रभावित करने के लिए सॉफ्ट पावर लॉबिंग का उपयोग कर एक उपकरण के रूप में भी कर सकती है, राइट। तो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि आखिर ये नरम शक्ति है क्या। देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो ये कठोर शक्ति को हमने सैन्य क्षमता के रूप में देखा, ठीक है ना, कि सैन्य क्षमता जिस देश के पास ज्यादा होगी वो देश अपनी सैन्य क्षमता का उपयोग करके दूसरे देश के जीवन को, राजनीतिक जीवन को प्रभावित कर सकता है, राज्यों को प्रभावित करता है। लेकिन जो यहाँ मृदु शक्ति यानी नरम शक्ति जो है, इसे मृदु भी कह सकते हैं, मृदु आए तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। सॉफ्ट पावर जिसे कहते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में सहयोग तथा किसी प्रकार के आकर्षण के द्वारा मेन जो मन चाहा परिणाम प्राप्त करने की क्षमता होती है। यानी जैसे देख लीजिए, यहाँ पर संस्कृत, फिल्म होता है, नैतिकता, सामाजिक, भाषाई, इन सब का मानवीय संबंधों के उपयोग के साथ अन्य राज्यों को प्रभावित कर सकती है। यानी मानवीय संबंध का उपयोग करके और अन्य राज्य को प्रभावित कर सकती है, किसके माध्यम से? संस्कृत, फिल्मों, मूल, नैतिक, सामाजिक, भाषाएं के माध्यम से। यहाँ पर सैन्य क्षमता जो होती है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, वहां यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीजें होती हैं, ठीक है ना, राइट। ओके, आगे देख लेते हैं। प्रवासी नागरिक के एक तरह के प्रभाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका, इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं जोसेफ नाय ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि सॉफ्ट पावर संकल्पना प्रस्तावित किया गया था 2004 में, जिसके द्वारा, जोसेफ नाय के द्वारा, और जिसने तर्क दिया था कि एक देश की संस्कृत जैसे सॉफ्ट टूल के माध्यम से अन्य देशों की नीतियों को प्रभावित करके अपने हितों को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब सीधा सा फंडा यहाँ पे है कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि इसमें सैन्य क्षमता इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है क्या? संस्कृत, फिल्म, मूल्य, नैतिकता, भाषा वगैरह, ठीक है ना, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कहा गया कि सॉफ्ट पावर के अंतर्गत जैसे कि संस्कृत हो गया, तो संस्कृत जैसी चीज को लोग अपनाते हैं और दूसरे देश की नीतियों को प्रभावित करते हैं संस्कृत के माध्यम से, ठीक है ना। और प्रभावित करके जो भी वो पाना चाहते हैं, अपने चाहे राष्ट्र की भलाई, जो भी चीज पाना चाहते हैं उसको प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार सॉफ्ट पावर सॉफ्ट टूल के माध्यम से परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है और हार्ड टूल पर नहीं करता है, यानी सैन्य क्षमता पर नहीं करता है। किसी भी देश के सॉफ्ट पावर यानी कि जो नरम शक्ति होती है वो वहां के देश के अंदर की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक चीजें होती हैं, ठीक है ना। ओके, अब आगे देख लेते हैं। एक नरम शक्ति का उदाहरण भारत है। अब देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल नरम शक्ति का उदाहरण भारत है, जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और प्रवासियों के माध्यम से अन्य राज्यों की नीतियों, धारणाओं, दृष्टिकोणों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आपको पता है कि हमारा भारत देश सांस्कृतिक एक देश है और विविध सांस्कृतिक देश है, और यहाँ पे हिंदू धर्म जो है बहुत ज्यादा, हिंदू धर्म तो नहीं कह सकते, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ऐसे हैं और हिंदू धर्म की संस्कृति को लोग विश्व में अपनाते हैं। अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में देखिए लोग इंडिया में आते हैं और फिर यहीं आके यहीं का होके रह जाते हैं, यहाँ की संस्कृति को वो देखते हैं। तो ये काम भारत देश कर सकता है और करता भी है, ठीक है ना। तो ऐतिहासिक और संस्कृति के आधार पर वो दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों की नीतियों, धारणाओं को प्रभावित करता है।
ठीक है, प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बॉलीवुड भारतीय दर्शन को भारत की नरम शक्ति माना जाता है। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की आप बोल सकते हैं योग दिवस, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, बॉलीवुड भारतीय दर्शन को भारत की नरम शक्ति माना जाता है। ठीक है ना, और फुटबॉल तथा अमेजन वन आदि ब्राजील की सॉफ्ट शक्तियां हैं जो उसी देश में जन्मी उपजी हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, उसने एक ऐसी शक्ति बना दी जो सभी देश मानने को मजबूर होते करते भी हैं। बॉलीवुड हो गया जो संयुक्त राष्ट्र का ही है। भारतीय दर्शन को भारत की नरम शक्ति माना जाता है, तो भारत की नरम शक्ति क्या होगी, भारतीय दर्शन, जिसमें संस्कृत का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, फुटबॉल तथा अमेजन कहाँ की चीज है, फुटबॉल वहां का राष्ट्रीय खेल है, और अमेजन जो है वो ब्राजील की सॉफ्ट शक्ति। अमेजन यहाँ पे उस साइड से मत ले लीजिएगा, अमेजन का मतलब होता है जो जंगल है, अमेजन बहुत बड़ा है। ठीक है ना, उसको लीजिएगा यहाँ पर। तो कनाडा एक अच्छा अंतरराष्ट्रीय नागरिक है। ठीक है, तो एक भरोसेमंद समझ मध्यस्थ और एक उपयोगी मध्य मार्ग इसकी सॉफ्ट पावर संपदा है। तो ये सभी उस देश की संपदाएं हैं, और अमेरिका के पास सॉफ्ट पावर है प्राकृतिक और मानव विज्ञान आदि के क्षेत्र में। हॉलीवुड फैशन प्रीमियर शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय सभी इसके, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है, वो उसका सॉफ्ट है, सॉफ्ट पावर है, शक्ति है। बोलते हैं ना कि हमारी शक्ति हमारे देश के लोगों में नहीं थे, हमारे देश की संस्कृति में हमारी शक्ति है, यही है सॉफ्ट शक्ति, नरम शक्ति। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, ये क्षेत्रीय शक्ति और ये क्या चीज है, वैश्विक क्षेत्रीय और क्षेत्रीय शक्ति है, तो हमारे में कहीं था नहीं। ओके, और अब क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ध्रुवीयता, ये देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 ध्रुवी से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, ओके राइट, चलिए अब इसको देख लेते हैं। देखिए, शक्ति का ध्रुवीकरण, ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है, शक्ति का ध्रुवीकरण जब होता है, जब शक्ति का बंटवारा हो जाता है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं शक्ति का बंटवारा। वैश्विक स्तर पर एक या एक से अधिक देशों में शक्ति वितरित की जाती है। मैंने कहा ना, वैश्विक स्तर पर जब देशों में शक्तियां बंट जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, ध्रुवीकरण कहलाता है। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर एक या एक देशों में शक्ति वितरित की जाती है या नहीं की जाती, इसकी जांच ध्रुवीयता करती है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था 3 प्रकार की होती है, एक ध्रुवी, द्विध्रुवी, बहुध्रुवी। हम तीनों ध्रुवों को देखेंगे। ठीक है, राइट। तो शक्ति का जब ध्रुवीकरण होता है तो वो क्या कहलाता है, ध्रुवीयता कहलाता है। ठीक है, सॉरी, ध्रुवीकरण कहलाता है शक्ति का। और ध्रुवीयता क्या कहलाता है, जब वैश्विक स्तर पर एक या एक से अधिक देशों में शक्ति वितरित की गई या नहीं की गई, इसकी जांच जो करता है वो ध्रुवीयता कहलाता है। तो एक ध्रुवी व्यवस्था क्या है ये देख लेते हैं। एक ध्रुवी व्यवस्था को पूरे विश्व में उच्चतम आर्थिक, सैन्य, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव वाले एकल राज्य के संदर्भ में देखा जाता है, एक ध्रुवी व्यवस्था। ठीक है, यानी यह शक्ति के संतुलन के सिद्धांत के खिलाफ जाता है। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था को संतुलित करने के लिए कोई अन्य शक्ति नहीं होती, यह एक ध्रुवीयता प्रभुत्वकारी है। मतलब एक ध्रुवी व्यवस्था जो होती है, जो विश्व में आर्थिक, सैन्य, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रभाव वाले जो राज्य होते हैं उससे व्यवस्थित होता है एक ध्रुवी व्यवस्था। ठीक है, एक ध्रुवी व्यवस्था, एक ध्रुव से को, और यह शक्ति के संतुलन के खिलाफ होता है क्योंकि व्यवस्था को संतुलित करने के लिए कोई अन्य शक्ति उसके पास नहीं होती, इसलिए शक्ति के संतुलन के सिद्धांत के खिलाफ होता है। एक ध्रुवी प्रभुत्वकारी, यानी एक ध्रुव का प्रभुत्वकारी का मतलब क्या कहेंगे, यानी प्रभुत्व यानी शासन स्थापित करना, प्रभुत्व उसका प्रभुत्व यानी उसका शासक है। ठीक है ना, अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि जो एक ध्रुवी व्यवस्था होती है इसकी 3 विशेषताएं प्रदान करती हैं। यह व्यवस्था कई अलग अलग राज्यों के बीच आपसी संबंधों के साथ अस्तित्व द्वारा चिन्हित होती है। ये पारस्परिक संबंध अंतरराज्य, अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं जो एक दूसरे देश के साथ होते हैं। चूंकि इन संबंधों की देखरेख के लिए कोई बेहतर प्राधिकारी यानी अधिकारी नहीं है और इस व्यवस्था को अराजक स्थिति के रूप में चिन्हित किया जाता है, इसलिए इससे क्वेश्चन आना थोड़ा इम्पॉसिबल है एक ध्रुवी से। हाँ, ध्रुवी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा गया है और इंपॉर्टेंट भी ये हो सकता है आपके लिए। ठीक है ना, तो 2 ध्रुवी व्यवस्था 2 राज्यों के बीच शक्ति के वितरण या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में गुटों को इंगित करती है। ठीक है, यानी 2 ध्रुवी व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, 2 राज्यों यानी 2 देशों के बीच शक्ति का जब वितरण होता है या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में जब गुट बन जाते हैं वो होती है 2 ध्रुवी व्यवस्था। तो ये 2 राज्य या गुट वैश्विक मामलों में यानी अंतरराष्ट्रीय मामले जो होते हैं मुद्दों और संबंधों को प्रभावित करते हैं। अधिकांश राज्य अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं या एक शक्ति या एक गुट के हितों के साथ संरेखित रहते हैं। तो जो
जब दो देश इसमें होते हैं, एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं कि अपनी एकजुटता व्यक्त करने का मतलब, मान लीजिए एक देश के साथ किसी दूसरे देश का कुछ भी झगड़ा हो गया, किसी चीज को लेकर कर राजनीतिक तनातनी गर्मी हो गई, जनरली बयान देखो आते हैं ना, तो यही होता है, एक ये ध्रुवी गुटों में बटे होते हैं। तो फिर जो उसके साथ वाला देश होता है, दो ध्रुवी के साथ वाले देश के साथ में, तो वो उसके फेवर में बयान देता है, और जो अगेंस्ट में होता है, जो उस ध्रुव में नहीं होता है, तो उसके अगेंस्ट में बयान देता है, ठीक है ना। तो एकजुटता व्यक्त करते हैं और साथ में शक्ति गुट को यहाँ पर हित के लिए चाहते हैं। इस प्रकार दो ध्रुवीयता राज्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभाजित करती है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर हो ही गया, जब दो देश मिलेंगे तो अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। तो शीत युद्ध युग अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो यूएसए और सोवियत संघ के प्रभुत्व में थी, अधिकार में थी, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। और दो ध्रुवीय व्यवस्था तीन बुनियादी विशेषताएं हैं। अब दो ध्रुवीय व्यवस्था की विशेषताएं यदि पूछता है तो फिर याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। पहली व्यवस्था क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का, वैश्विक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का मतलब जो अंतरराष्ट्रीय सभी देशों के लिए व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है। फिर जिसमें अधिकांश राज्य तो सहयोगी हैं या दोनों शक्तियों में से किसी के साथ अपना सामरिक समर्थन को व्यक्त करते हैं, ठीक है। सामरिक समर्थन मतलब सैन्य शक्ति जो होता है, ठीक है, उसको व्यक्त करते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पे है कि यह एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण को दर्शाता है जिसमें दो शक्तियां एक दूसरे के साथ अर्थव्यवस्था से लेकर सैन्य तकनीकी प्रगति से लेकर के अन्य राज्यों तक सहयोग प्रदान करने और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो पहला तो क्या हो गया? पहला हो गया कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, यानी सहयोगी होते हैं, ये किसी भी चीज के लिए सामरिक समर्थन कर सकते हैं। दूसरा हो गया प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, ठीक है, जिसमें दो शक्तियां एक दूसरे के साथ अर्थव्यवस्था से लेकर के सैन्य तकनीकी किसी भी चीज में क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं, परस्पर संघर्ष, परस्पर विरोधी स्थितियों को नियंत्रित करके एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है ना। यानी उसके पास सैन्य तकनीकी लेंस है तो हमारे पास भी होना चाहिए, उसकी सेना उच्च है तो मेरी सेना उच्च होनी चाहिए, उसके पास परमाणु हथियार है तो मेरे पास भी परमाणु हथियार होना चाहिए, उसकी आर्थिक जो स्थिति बहुत मजबूत है तो मेरी भी होनी चाहिए। कंपटीशन होता है एक राज्य के साथ दूसरे राज्य का, ठीक है, लेकिन दो ध्रुवी में होता है, दोनों जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। दो ध्रुवी हो गया। बहुत ध्रुवी तो पूछेगा तो उसको रहने देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे बहुत सारे देश साथ में आ जाते हैं, आई थिंक देख लेते हैं, ओके। जैसे वही मैंने कहा ना कि इसमें शक्ति जो होती है एक हाथ में केंद्रित नहीं होती, कई खिलाड़ियों के बीच वितरित होती है, कई खिलाड़ियों के हाथ में शक्ति होती है और सभी शक्ति के खंभे एक ही आकार, शक्ति संसाधन की क्षमता के नहीं होते हैं। कुछ शक्ति के खंभे टिकाऊ होते हैं जो दूसरों को अल्पकालिक साबित कर सकते हैं। शक्ति का खंभे का मतलब यहाँ देश से है, ठीक है। फिर भी ध्रुव के मूल में स्थितियां ऐसे खिलाड़ी की है जो अन्य छोटे या कमजोर राज्यों पर काफी प्रभाव डालते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इसमें बहुत सारे देश एक साथ में होते हैं तो बहुध्रुवी कराता है। कुछ देश जो होते हैं कमजोर होते हैं शक्ति के मामले में, सैन्य के मामले में, आर्थिक मामलों में, और कुछ देश जो होते हैं मजबूत होते हैं। जो देश मजबूत होते हैं शक्ति उसी के हाथ में इसमें होती है, ठीक है। तो ये बहुध्रुवी शक्ति हो गई। चलिए, यदि क्वेश्चन पूछते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ध्रुवीयता की अवधारणा को करना है तो फिर तीनों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ध्रुवी दो ध्रुवी नहीं पूछा, ध्रुवीयता पूछा। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कितनी तरह की होती है? आप अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से क्या समझते हैं? क्वेश्चन यदि आता है एक ध्रुवी, दो ध्रुवी, बहुध्रुवी, ठीक है। वैश्वीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैश्वीकरण से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है? बार बार ये शब्द रिपीट होता है, हम लोग को पता है। विश्व स्तर पर जो भी काम, चाहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जो भी काम होते हैं विश्व स्तर पर जब होते हैं, दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है, ओके, राइट। तो वैश्वीकरण का सबसे पुराना रूप जो है वो पर्यावरणीय है, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन ने लाखों वर्षों से मानव आबादी के ह्रास और प्रभाव को प्रभावित किया है। हम इसको देखेंगे, जलवायु परिवर्तन भी कहीं ना कहीं पे होगा, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण के वर्तमान चरण की शुरुआत की पहचान करने के लिए किसी विशेष तिथि और वर्ष को यहाँ पे लाना मुश्किल होगा, लेकिन सामान्य तौर पर 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में वैश्वीकरण एक नए विश्व समाज के मूलमंत्र और समीकरण के रूप में दिखाई दिया है। और ऐसा लगता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए आविष्कारों ने वैश्वीकरण को व्यवहार बना दिया है, ठीक है। और आर्थिक उदारीकरण की धारणा उद्देश्य ने इसे दृष्टिगत अपरिहार्य बना दिया है। अब वैश्वीकरण की यदि हम परिभाषा दें तो आज तक कोई भी जो है वैश्वीकरण की परिभाषा सही नहीं दे पाया, उसकी अर्थ नहीं दे पाया है, ठीक है ना, कि वैश्वीकरण है क्या, किस तरह से इसको व्याख्या किया जाए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा है
वैश्वीकरण को जो है अपने तरीके के अनुसार वैश्वीकरण की व्याख्या से परिभाषित किया गया है। ठीक है, और कुछ विद्वानों ने यहाँ पर कुछ परिभाषाएं अपने तरीके से दी हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे माल और सेवाओं और अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह की सीमा पार लेन देन की बढ़ती मात्रा विविधता के माध्यम से दुनिया भर के देशों की बढ़ती आर्थिक निर्भरता के रूप में वर्णित किया है। यानी मैंने कहा ना कि जब दो देश अपने सीमा से बाहर निकलते हैं और आपस में दो से ज्यादा देश, ठीक है, विश्व भर के देश आपस में क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, राजनीतिक संवाद करते हैं, ठीक है ना, हर एक चीज में आप ले लीजिए, ठीक है, पूंजियों को यानी कि पैसों का आदान प्रदान होता है, प्रवाह होता है, वो क्या कहलाता है, वो वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं एंथनी गिडेंस के अनुसार कि वैश्वीकरण को दुनिया भर के सामाजिक संबंधों की गहनता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो दूर के इलाकों को इस तरह से जोड़ता है कि स्थानीय घटकों को कई मील की दूरी पर होने वाली घटनाओं से आकर मिलता है और इसके विपरीत भी होता है। तो यहाँ पे वैश्वीकरण की एक संक्षिप्त परिभाषा, आपको एक सही डिफिनेशन नहीं मिल सकती है कि वैश्वीकरण है क्या। तो यहाँ पर कर लेते हैं कि वैश्वीकरण को सोचना और परिभाषित करना चुनौतीपूर्ण काम है और इसे परिभाषित करने का कोई अन्य तरीका साधन नहीं है। एक आम भाषा में इसे राष्ट्र राज्यों के बीच उनके समय स्थान के संदर्भ के बावजूद सभी गतिविधियों में अंतर संबंध की एक व्यापक प्रक्रिया है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्र राज्यों के बीच उनके आपसी संबंध, अंतर संबंध और जो गतिविधियां होती हैं उनकी एक प्रक्रिया ही क्या है, वैश्वीकरण है। इसको मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि वैश्वीकरण से क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए वैश्वीकरण का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे स्थानीय और क्षेत्रीय जो वस्तुएं होती हैं ना, उनका आदान प्रदान होता है, सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय वस्तुओं का या स्थानीय वस्तुओं का या घटनाओं का विश्व स्तर पर जो रूपांतरण होता है, वो प्रक्रिया जो होती है वो वैश्वीकरण कहलाती है। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं, वो वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है ना, कि लोग पूरे विश्व के लोग एक साथ मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। ये प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, राजनीतिक ताकतों का संयोजन होता है। मैंने कहा ना, इसके अंतर्गत सभी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है ना, पूंजी प्रवाह हो गया और विदेशी जो व्यापार होते हैं, यानी कि एक देश जब अपने राज्य से निकल करके दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, अब चाहे वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हो, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ओके, वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं तो देख लेते हैं। ये एक गहरी ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसमें व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ ज्ञान और प्रौद्योगिकी भी जुड़ा होता है। ठीक है, तो इससे डिफिनेशन मिल जाएगी बड़े आराम से कि ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसमें वाणिज्य और व्यापार के साथ साथ में क्या जुड़ा होता है, ज्ञान और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी जुड़ा होता है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण है जो मानव समाजों और राष्ट्र राज्यों के बीच बढ़ती जटिलता की विशेषता करता है, जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। यह राज्य नियामक बाधाओं को हटाकर राज्य की सीमाओं के बाहर के माध्यम से अंतरराष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया है। यानी राज्य की सीमा को तोड़ा जाता है और अंतरराष्ट्रीय सीमा से जोड़ता है। ठीक है, यह राजनीतिक अर्थव्यवस्था की नौ उदारवादी समझ है जिसने दुनिया भर के राज्यों की आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया है। तो कौन सी समझ है, नौ उदारवादी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी के क्षेत्र में विकास है ये। ठीक है, जो नेटवर्किंग का एक राजमार्ग बनाया है, जो दो देशों को आपस में जिसने मिलाया है। ठीक है, राज्य की सीमाओं को लोगों की वस्तुओं, सेवाओं, संस्कृत, विचारों, पूंजी और सूचना आदि का आदान प्रदान होता है। यह मानव भूगोल के आर्थिक भूगोल, नेटवर्क के भूगोल से पूंजी, प्रौद्योगिकी, ज्ञान, श्रम, कौशल, प्राकृतिक संसाधन, इन सभी को नियंत्रित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका, वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने महानगरीयता के एक नए युग की शुरुआत की है। ठीक है, तकनीकी प्रगति के कारण राज्यों की शक्ति और अधिकार घट रहे हैं और आर्थिक वैश्वीकरण ने राज्यों को, नागरिकों को पर्याप्त समर्थन देने की क्षमता को कम कर दिया है। ठीक है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया विस्तृत और व्यापक रही है, उसमें एक नई विश्व व्यवस्था बनाई है, वैश्विक प्रशासन की व्यवस्था। ठीक है, ओके राइट। तो इसमें से इतने सारी विशेषताएं हैं, इतनी सारी विशेषताओं में कम से कम आप 5 भी लिख देंगे तो बड़े अच्छे नंबर ला लेंगे। ठीक है, वैश्वीकरण के आयाम कौन कौन से हैं। आर्थिक वैश्वीकरण जो व्यापार से, पूंजी से संबंधित होता है, ये आर्थिक वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है ना, राइट, ओके। और पूंजीवाद उत्पादन एक
ऐसा रूप है, यह किसी भी राष्ट्र राज्य के नियंत्रण और मुक्ति के आधार पर बाजारीकरण की ओर जाता है और वैश्वीकरण की आर्थिक विचारधारा के रूप में नव उपनिवेशवाद ने बाजार में राज्य के हस्तक्षेप को कम कर दिया है। यहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है क्योंकि सभी मामले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखे जाते हैं और दुनिया भर में पूंजी की जो मुक्त प्रवाह होता था उसके साथ साथ विनिमय, निजीकरण, मुक्त व्यापार, वाणिज्य के विचार भी यहाँ पर बढ़े हैं। ठीक है ना। आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहला चरण द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि के दौरान शुरू होता है, ठीक है, और दूसरा चरण कब होता है क्या यहाँ पे दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। आप इसको लिख दीजिएगा कि पहला चरण जो होता है द्वितीय विश्व युद्ध के अवधि के दौरान और दूसरा चरण सोवियत संघ के पतन और शीत युद्ध के अंत के साथ शुरू होता है। ठीक है, राइट, ये लिख दीजिएगा, जिसमें पूंजीवाद की विजय हुई थी। और वैश्वीकरण में पूंजीवादी तो देखा जाता है और क्या देखा जाता है, व्यापार, बिजनेस। पर्यावरण वैश्वीकरण, ये देख लीजिए। पर्यावरण वैश्वीकरण पर वैश्वीकरण के प्रभाव का अनुमान लगाता है। ठीक है ना। यानी जो पर्यावरण वैश्वीकरण होता है वो पर्यावरण पर वैश्वीकरण के प्रभाव का अनुमान लगाता है। यानी पर्यावरण पर वैश्वीकरण का कितना प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। पर्यावरण ह्रास, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब क्या चीजें हैं, यही तो चीज है ना। इसमें कोई संदेह नहीं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने पर्यावरण के खतरों को प्रकृति में वैश्विक रूप में देने के लिए पर्यावरण मोजेक को नष्ट कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, ग्लेशियर का पिघलना, ओजोन की कमी, सुनामी आदि जो होते हैं राष्ट्र राज्य के नियंत्रण से परे हैं। कोई भी राष्ट्र राज्य यानी कोई भी देश इनको नियंत्रित नहीं कर सकता है। इनमें ग्लोबल वार्मिंग ले लीजिए, जलवायु परिवर्तन ले लीजिए, ग्लेशियर का पिघलना ले लीजिए, ओजोन की कमी ले लीजिए। ठीक है ना। ये सब वैश्वीकरण की वजह से हो रहा है क्योंकि लोग जब ज्यादा टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, ज्यादा प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं, ज्यादा औद्योगिकरण किया जा रहा है, ज्यादा कल कारखाने लगाए जा रहे हैं, नए नए नीति विकास किए जा रहे हैं और यहाँ पे परमाणु शस्त्रों का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो उससे निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो हमारे तापमान को, हमारे पर्यावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को ही तो प्रभावित करेंगे ना। तो इसके लिए एक सामूहिक वैश्विक समझ और प्रयासों की आवश्यकता होती है। और आज मानव जात प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से प्रकृति को जीतने की मानव की महत्वाकांक्षा ने सभ्यता को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में डाल दिया है। बिल्कुल से जो भी हमने आपको बताया उसका इसका मतलब वही होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, पर्यावरणीय लाभ में मानव जात के लिए अधिकतम उपयोग के स्थान पर लाभ के लिए संसाधनों के अधिकतम उपयोग के माध्यम से प्रकृति की सीमा को भंग कर चुके हैं। लोग अपने लाभ के अधिकतम उपयोग के लिए, पर्यावरणीय लाभ के लिए नहीं, अपने लाभ के अधिकतम उपयोग के लिए पर्यावरण का ह्रास करते। पहाड़ों पे देखिए, चट्टानों पे देखिए, जंगलों को काट करके, वनों को काट करके क्या बनाए जा रहे हैं, मकान बनाए जा रहे हैं, उद्योग बनाए जा रहे हैं, कारखाने बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं। तो संसाधनों को पाने के लिए राष्ट्र राज्यों के बीच हाइपर प्रतिस्पर्धा पर्यावरणीय कमी में समाप्त हुई है। ग्लोबल आबादी, उपभोग और आधी जनसंख्या ने पर्यावरण को असंतुलित कर दिया है। ठीक है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन संसाधन उतने के उतने ही है, लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, कमी तो होगी ही ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण लड़ाई लड़ी जाती है, जैसे कि जंगल, जल, फसली भूमि आदि के लिए। और वैश्वीकरण पहले से ही उत्तर और दक्षिण के बीच की खाई को चौड़ा कर चुका है और गरीब दक्षिण में कोई आवश्यक बुनियादी ढांचा स्रोत नहीं है। आय के टिकाऊ विकास को अपनाने के और अधिक असुरक्षित हो गया है। टिकाऊ विकास वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे शायद क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने कहा था कि पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है ना। तो ये है क्या 20वीं पर्यावरण वैश्वीकरण के रूप में। ठीक है। तो 20वीं सदी की शुरुआत के साथ तीव्र वैश्वीकरण के कारण पर्यावरणीय समस्याएं जो हैं वो ज्यादा हो गई हैं और जिनके प्रभाव बहुत आगे तक देखे जा सकते हैं। और इन मुद्दों से निपटने के लिए अकेले राष्ट्र ही अपर्याप्त है। ग्रीन पीस जैसे गैर राजकर्ताओं और विभिन्न प्रकार के IGO एवं INGO ने पर्यावरण यानी इंटरनेशनल NGO जो होते हैं, ठीक है ना, चुनौतियों का सामना करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए हैं। और वैश्विक पर्यावरण चिंतन ने जनता को सालाना अर्थ आवर का पालन करने के लिए मजबूर किया। और हर साल मार्च महीने के अंत में हर साल 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए गैर जरूरी बिजली की रोशनी को बंद करने के लिए व्यक्ति व्यापारी घरानों को प्रोत्साहित किया और ग्रह को बचाने के लिए प्रतिबद्धता के रूप में प्रतीक है। यानी कि हम यहाँ पे ये इसका मतलब निकाल सकते हैं कि जो
संसाधन होते हैं, जो पर्यावरण है उनको नष्ट होने से बचाने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल एनजीओ भी बनाए गए हैं और उनके सामने एक चुनौती रखी गई है कि इनमें किस तरह से सुधार लाया जाए। वैश्विक जो पर्यावरण होता है वो चिंता उससे होती है। जनता को हर साल अर्थ पावर पालन करने के लिए कहा जाता है। अर्थ अर्थ पावर का मतलब हर साल मार्च महीने के अंत में 1 घंटे के लिए बिजली को रोक देना, रोशनी को बंद कर देना होता है अर्थ पावर, चाहे वो घर में हो चाहे वो दुकान मार्केट में कहीं भी हो। तो आज किसी भी संकट को विभक्त नहीं किया जा सकता है बल्कि उन्हें इंटरलॉक किया जाता है। तो पर्यावरण अर्थ व्यवस्था अधिक अंतर स्थानीय और स्थानीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय वैश्विक रूप से कारणों प्रभावों के निर्वात जाल में है। तो ये आपका है पर्यावरण का वैश्वीकरण। ठीक है, तो इसको तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों को समझाना है तो हमने आपको बता दिया है। पर्यावरण वैश्वीकरण 1 आयाम हो गया, भू राजनीतिक वैश्वीकरण 2 आयाम हो गया, सांस्कृतिक वैश्वीकरण 3 आयाम हो गया और राजनीतिक वैश्वीकरण 4 आयाम हो गया। ठीक है, और आर्थिक वैश्वीकरण 5 आयाम हो गया। 5 में से 2 भी लिख दीजिए, काफी है। ठीक है ना। ओके, अब क्या है राष्ट्र संप्रभुता की दुर्बलता। ओके, आलोचनात्मक विश्लेषण। अब है तो मुझे लगता है कि ये सारांश भी आ गया। तो ये जो पीडीएफ है और एक तरह से जो ब्लॉक है आपका 3 वो भी फिनिश्ड हो गया है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। ठीक है ना। और शक्ति से पावर से भी एक क्वेश्चन आएगा। तो यूनिट 3 अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यूनिट 3 अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो क्वेश्चन बताए उनको कर लीजिएगा तो बड़े आराम से इजिली मार्क्स आप पा सकते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।